वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? सांस फूलता है, गंदगी ये बदबू आती है, आंखों में जलन, ये काफी कुछ इससे दिक्कत है। वहाँ के रहने वाले लोगों को इरिटेशन ऑफ आईज, सांस फूलना है। इवन जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट करती है ये गैसेस। ये जो कोची का आपने बताया, जो कोची में हुआ, ये मुझे लगता है कि ऐसी घटना कभी भी किसी भी शहर में कभी भी हो सकती है। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। केरल के कोची में 2 मार्च को ब्रह्मपुरम इलाके के एक डंपिंग यार्ड में आग लगी थी और जहरीला धुआं इलाके में फैल गया था। हालांकि आग पर 5 मार्च तक काबू पा लिया गया था, लेकिन आसपास रहने वाले लोग अभी भी उस आग से उठे जहरीले धुएं को झेल रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सुदूर दक्षिण में हुए इस हादसे पर हमें चिंता क्यों जतानी चाहिए। देश के किसी भी कोने में जहां ऐसे कूड़े का पहाड़ है, वहां के लोगों के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दिल्ली में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 3 डंपिंग यार्ड है। सन 1984 में पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद 1994 में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भलसवा में दूसरी लैंडफिल साइट आई। 1996 में दक्षिणी दिल्ली में कूड़ा ओखला लैंडफिल साइट पर डलना शुरू हुआ। तब से बराबर शहर का कूड़ा इन 3 जगहों पर डाला जा रहा है, जहां कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। इन तीनों डंप यार्ड से आग लगने की खबर आती रहती है। गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट में लगातार पिछले 5 सालों में कई बार आग लग चुकी है। आखिरी आग पिछले 5 से 6 महीने पहले लगी थी, क्योंकि ये लैंडफिल साइट सड़ने वाले कचरे से भरी हुई है। हम इस वक्त पहुंचे हैं गाजीपुर में और आप देख सकते हैं जो सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है। जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट एशिया का सबसे बड़ा कचरा स्थल है। 1984 में दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया था। 2002 तक यहाँ क्षमता से ज्यादा कचरा जमा हो गया था। 2019 में इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 65 मीटर हो गई थी और मौजूदा समय में इसकी जो ऊंचाई है वो तेजी से घटाने का काम लगातार चल रहा है जेसीबी मशीनों द्वारा। और यहाँ ट्रोमेल मशीनें लगाई गई हैं। एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी काम कर रहा है, लेकिन आज भी यहाँ रोजाना करीब 3000 मीट्रिक टन जो कचरा है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, डाला जाता है। आसपास के इलाकों के निवासियों के पास जहरीली गैसों से भरी प्रदूषित हवा में सांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमने गाजीपुर के पास रह रहे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इन गैसों से उनकी सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर की पुष्टि की। कूड़े के पहाड़ की वजह से लोगों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लोगों के बीच में हमारी मौजूदगी है। माता जी, आपका नाम क्या है? राजेश्वरी। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 3 साल हो गए। इस कूड़े के ढेर की वजह से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? सांस फूलता है, गंदगी ये बदबू आती है ना। बीमारियां किस्म किस्म की, पेट खराब हो जाता है, उल्टी होती है, सिर दर्द होता है, बाहर नहीं घूम सकते, सांस फूलता है, और क्या करें। यही है, सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 2024 तक इस पूरे ढेर को समतल कर दिया जाएगा। सफाई का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। कई साल हो गए, कई किस्म के आ गए, सब बोल के चले जाते हैं, कोई नहीं करता। सब गंदगी वैसे फैली रहती है। आते हैं और पीछे जाते हैं। जब वोट का टाइम होता बोलते हैं कि हटा देंगे। पर नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम भी ऐसे ही हो गए होंगे 24-22 साल। तो जब भी मतलब वोट का टाइम होता है तो बोलते हैं कि हम तो ये हटा देंगे, जितने साल तक हट जाएगा, लेकिन हर कोई वोट जीतने के बाद चले जाता है और कोई भी यहाँ मतलब ठीक नहीं करता, ना ही गंदगी साफ करते हैं। भैंस गाय सब देखो, इतने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। मतलब हम घूम नहीं सकते, बच्चा भी फ्री ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तब तक कोई गाय आती है या कुत्ता आता है, वो काट जाते हैं। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 22 साल हो गए। इस कूड़े के ढेर की वजह से सेहत पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ता है, एक सांस लेने में परेशानी होती है, और अब तो एलर्जी बदबू की भी इतनी है कि हम घूम नहीं सकते, बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। मैम, आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल यहाँ पर हाँ हो गए जी, आपको रहते हुए। हाँ जी।
क्या कुछ दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है? दिक्कत है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत, हर चीज गंदगी इतनी है कि लोग रह नहीं सकते, घर के अंदर तक बदबू आती है। और जब मेहमान आते हैं तो मतलब बोलते हैं कैसे रहते हो तुम, इतने बदबू आती है कि हद से ज्यादा। पीने का जो पानी है वो साफ आता है? इतना गंदा आता है, इतना गंदा कि उसे पी नहीं सकती। मैं खुद हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं उबाल के पानी पीती हूँ, मुझे 3 साल हो गए। उबला हुआ पानी पीती हूँ, उसे ठंडा करती हूँ तब जाके पीती हूँ। कि मतलब इस पानी से लोगों के पेट दर्द, मतलब हर बीमारी होती है इससे, इतना गंदा पानी आता है। इस वक्त हम हैं गाजीपुर के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में। डॉक्टर योगेश कुशवाहा हमारे साथ में हैं। योगेश जी, अपने इन जहरीली गैसों का जिक्र किया, तो इनसे कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा बना रहता है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को इरिटेशन ऑफ आइज, नोज इरिटेशन है, सांस फूलना है। इवन जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट करती है ये गैसेस हैं, लाइक सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार हॉस्पिटल्स में एडमिशन करवाना पड़ता है। इससे इकोनॉमिकल बर्डन उन लोगों पे पड़ता है। उन लोगों का जो वैसे ही गरीब लोग हैं उन पे काफ़ी पैसे का बर्डन रहता है। आप लोगों ने प्रशासन से इसको लेकर क्या कोई गुहार लगाई? गुहार जैसे आप आए, इससे पहले कई आके गए हैं, कई चैनल वाले आए हैं, कई मीडिया वाले आए हैं, वो यहाँ के इंटरव्यू वगैरह लेके गए हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। हालांकि बीच में सीएम ने और जो मिस्टर सिसोदिया जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी विजिट किया है, और रेगुलर वो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कब होता है, दिस इज द मेन। कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए वो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है माता जी? बेटा मेरा शांति नाम है। शांति नाम है। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 70। 70 साल है। क्या दिक्कत आ रही है इस कूड़े के ढेर की वजह से? दिक्कत तो बहुत है बहन, 24 घंटे खटिया में पड़ी रहती है, हाथ तक घुटनों से चला नहीं जाता। बाबा उन्हों की सांस की बीमारी है, अब रात को बाद उनको आते हैं, इतनी बदबू आती है, मेरे को तो उल्टी भी हो जाती है, और सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है रात के टाइम। तो आपका क्या नाम है? राजवती। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 15-16 साल है गए। अब क्या दिक्कत आ रही है इस कूड़े के ढेर की वजह से? बदबू इतनी आती है, हद से ज्यादा गैस बनती है, ये जैसे कूड़े में आग लगती है, तो इतना जलन होती है आंखों में भी, आंख बाहर निकलने को बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है किसी की भी, पर फिर भी मजबूरी में जीना पड़ रहा, रह रहे, क्या करें, कहाँ जाए। कहा जाता है कि धुएं से बचने के लिए जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद रखो, ये धुआं है, लेकिन खिड़की दरवाजों को बंद रखना ये कितना सुरक्षित है? देखिए, जहाँ तक उस एरिया में रहने वाले लोगों की बात है, तो वो गैसेस आप बंद रखोगे तब भी आपके घर में वो कहीं ना कहीं से एंटर कर ही जाएंगी, और अगर आप घर बंद रखोगे तो घर के अंदर वो स्टेगनेंट रहेंगी, आप उसी को इनहेल करते रहोगे। तो डेफिनेटली दरवाजे खिड़की बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, मास्क लगा के रखें, जिससे कि जो गैसेस वो इनहेल कर रहे हैं वो गैसेस का उनके लंग्स पे प्रभाव कम रहे। कूड़े का पूरा ढेर यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उन पर भी असर पड़ता है। एसी टीवी जल्दी खराब, मतलब टीवी भी मतलब इतनी जल्दी, एसी फ्रिज तो 1 साल के अंदर, जबकि पहले कितने चलते थे, पर यहाँ के कूड़े की वजह से 1 साल में मतलब हमें फ्रिज की गैस वगैरह सब भरवानी पड़ती है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, क्या वो कॉलोनी छोड़ के इस कूड़े के ढेर की वजह से गए हैं? से ही ज्यादा गए हैं, कूड़े के ढेर से ही चले गए। जिनके पास पैसा वो चले गए, जो वैसे गरीब है वो रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अब क्या करा जाए। अब ये समझना जरूरी है कि कूड़े के ये पहाड़ इतने खतरनाक क्यों हैं। कचरे में कई किस्म की चीजें होती है, इसमें प्लास्टिक, खतरनाक केमिकल और खाना भी होता है। इन सब चीजों से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी हानिकारक गैसें बनती हैं। इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के डायरेक्टर आशीष जैन हमारे साथ में हैं। आशीष जी, इस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और अन्य हानिकारक चीजें भी होती हैं, तो इस से जो निकलने वाली जो गैस होती है वो कितनी हानिकारक है? देखिए, ये एक नेचुरल और साइंटिफिक प्रोसेस है। जब भी हम अपना कूड़ा किसी भी जगह पे डंप करते हैं और वो कूड़ा अगर काफ़ी दिनों तक वहाँ पे पड़ा रहता है, तो उसके अंदर एक नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है।
क्योंकि जो शहरों के अंदर जो कूड़े के ढेर हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 50 मीटर 60 मीटर ऐसी हाइट्स है। तो जब हाइट ज़्यादा होती है तो उसके सेंटर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, और ऐसे में मीथेन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। और हम सभी को ये पता है कि मीथेन गैस एक काफ़ी ज्वलनशील गैस है जो हवा के कांटेक्ट में आते साथ ही फायर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर डंप यार्ड में ऐसा कोई रसायन है, ऐसी कोई वस्तु है जो ज्वलनशील है, जो आग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगी, तो किसी भी डंप यार्ड पे जो छोटी सी फायर है वो एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है, जैसे कि कोची में हुआ। तो इसमें हमें डंप यार्ड जो बेसिकली नहीं होने चाहिए किसी भी शहर में, और एनजीटी के भी ऑर्डर्स हैं हर एक म्यूनसिपैलिटीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, कि वो अपने शहरों में से डंप यार्ड को ख़त्म किए जाएं। साइंटिफिक लैंडफिल की एक प्रोविज़न है शहरों के अंदर। साइंटिफिक लैंडफिल जहाँ पे हम निर्धारित करेंगे कि कितना वेस्ट आना चाहिए, कैसा वेस्ट आना चाहिए, उस वेस्ट के में जो गैसेस हैं उसको हम कैसे ट्रैप करें। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की साइंटिफिक लैंडफिल हमारे देश में अभी तक नहीं है। हो सकता है कि उसमें प्लास्टिक भी हो, उसमें टायर्स हों, रबर्स हों, कपड़े के वेस्ट हों, या कोई केमिकल रसायन भी हो सकता है। हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाती हैं और अपना जो केमिकल वेस्ट है वो म्यूनसिपल वेस्ट के साथ मिक्स करते हैं। तो अगर इस तरह के वेस्ट हमारे डंप यार्ड पे जाएंगे जहाँ पे हमें पता है कि मीथेन गैस का रिसाव होना ही होना है, तो ये एक बड़े दुर्घटना को स्वागत देने वाली। साइंस जर्नल लैंडसेट की स्टडी बताती है कि लैंडफिल साइट के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अस्थमा, टीबी, डायबिटीज और डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर कोची जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं तो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लैंडफिल्स हैं, इस लैंडफिल्स के अंदर पूरी दिल्ली से कचरा आता है, और कचरा वो ऑर्गेनिक भी है, नॉन ऑर्गेनिक भी है। जब वो या तो आग लगे, आग ना भी लगे, तो वो डिफरेंट टाइप की गैसेस उससे प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, ये डिफरेंट तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ के रहने वालों के लिए करते हैं। एक तो फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स है और दूसरे साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ की अगर वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाती है जब वो उस ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जब पूरे दिन भर बदबू आ रही है, तो दैट विल इरिटेट देम, उनको हेडेक होगा, काम में मन नहीं लगेगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी ख़राब होती है। गर्भवती महिलाएं और पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, ये इस तरह की गैसेस डेफिनेटली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी खतरनाक है, और इवन इस तरह के साइड इफ़ेक्ट बच्चों पर भी आ सकते हैं, प्रेगनेंसी पे डेफिनेटली पड़ते हैं। हो सकता है इस धुएं का प्रभाव जल्दी ना पड़े, लेकिन इस धुएं को इनहेल करने के बाद इसका असर देखने को मिलता है। जैसा मैंने कहा, एक तो एक्यूट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक जैसे आंखों में जलन है, सांस फूलना है, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि किसी को भी सांस की तकलीफ लंबे टाइम तक चले और कैंसर होने का भी चांस है। हम लोग ऐसा अभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि वो लोग कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। इन लैंडफिल साइट से पैदा होने वाली जहरीली गैसों से जहां वायु प्रदूषण होता है, तो वहीं आसपास के इलाकों में इनसे भूजल प्रदूषण भी बढ़ता है। अच्छा, डंपिंग यार्ड के आसपास रह रहे लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनको नुकसान जो है वो कम हो? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, पानी वहाँ का डेफिनेटली प्रदूषित रहता है। पानी या तो वो फिल्टर से लेके पिए, या बाहर से मंगवाएं, या दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिएं। अंडरग्राउंड वाटर को वो बिल्कुल यूज ना करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 11,332 टन कचरा पैदा होता है। इसमें से 5,193 टन कचरे को तो रिसाइकल कर लिया जाता है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि हर दिन जितना कचरा निकलता है उसका आधे से ज्यादा कचरा तो लैंडफिल साइट में ही डाल दिया जाता है। इस कूड़े के ढेर के लिए, इसको कम करने के लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए?
देखिए, प्रोएक्टिव कदम यही होंगे कि सरकार को चाहिए कि वो डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे, वार्ड लेवल पे प्लानिंग की जाए। अभी हमारा जो अप्रोच है वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है कि पूरे शहर का कूड़ा एक जगह पे लाके हम उसको डिस्पोज करते हैं। सेंट्रलाइज अप्रोच को की बजाय हमें डिसेंट्रलाइज अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। छोटे छोटी इकाइयों में वेस्ट को ट्रीट किया जाए। कंपोस्टिंग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमारे खाने का कूड़ा होता है, सब्जी का कूड़ा होता है, उसी के गलने से ज़्यादातर जो है मीथेन गैस निकलती है। तो अगर ऐसे कूड़े को लैंडफिल में जाने से हम रोक दें और हम घरों की इकाइयों में कंपोस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, या मल्टीपल स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं उनमें हम कंपोस्टिंग फैसिलिटी करें, बायोगैस है, कंपोस्टिंग है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। सरकार उसमें कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस दे सकती है ऐसी इकाइयों को जहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, और सेग्रीगेशन को प्रमोट करें। इन कूड़े के पहाड़ों का संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पिछले साल ठोस कचरे के निस्तारण में दिल्ली में बरती गई कोताही के कारण 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने फरवरी के महीने में अपील की थी, पर एनजीटी ने वो खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, पर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि जो कूड़ा हम अपने घरों से बाहर कर देते हैं उसके बारे में इतना तो पता रखें कि इस कूड़े का हुआ क्या। अच्छा, इस कूड़े के ढेर के लिए हम किसको जिम्मेदार माने, सरकार को, आम जनता को, या फिर नगर निगम को? हाँ, मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि एज एन सिटीज़न मेरी भी जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे अपने कूड़े को 3 अलग अलग भागों में करना है। ऐसा कानून भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, जिसमें नागरिक की जिम्मेदारी है, और इसमें किसी एक को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा। इसमें सभी विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने अपने कूड़े को अलग अलग नहीं करा, मैंने अपने कूड़े को सही तरह से डिस्पोज नहीं करा, म्यूनसिपैलिटी ने सही तरीके से उठाया नहीं। म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी है ट्रीटमेंट करना, उसने वेस्ट को सही तरह से ट्रीट नहीं करा। उसने वो मापदंड नहीं बनाए कि डंप यार्ड पे कौन सा वेस्ट जाना चाहिए, कौन सा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह के मापदंड बन भी जाएं तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। 4 मार्च को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया था, और अब गुरुवार को फिर से अरविंद केजरीवाल दूसरी लैंडफिल साइट भलसवा की ताजा स्थिति देखने पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि मार्च-अप्रैल 2024 तक दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कर दिया जाएगा। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का, और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च-अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च-अप्रैल तक। वहीं इप्का के आशीष जैन का मानना है कि ये समस्या इतनी जल्दी खत्म होना मुश्किल है। कहा जा रहा है, दिल्ली सरकार जैसे कह रही है कि 2024 तक ये जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है उसको पूरा समतल कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो बहुत ही और ऑप्टिमिस्टिक वादा है दिल्ली सरकार का। 2024 तक तो नहीं, बट लगातार जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उसी रेट पे अगर प्रयास करें और उसको थोड़ा सा डबल या ट्रिपल भी कर दें तो 10-15 साल तक हम दिल्ली को कूड़े के ढेर से ख़त्म कर सकते हैं। 1 साल में तो ये असंभव सा टास्क है, 1 साल में तो नहीं हो पाएगा। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के इन 3 डंपिंग यार्ड्स को खत्म करने में ये कहकर अपनी असमर्थता जताती थी कि एमसीडी बीजेपी शासित है, लेकिन अब एमसीडी में भी बहुमत पाकर आम आदमी पार्टी क्या वाकई इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी और दिल्ली वालों को इस समस्या से कब निजात दिलाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।